सभी को नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आधुनिक राजनीतिक विचारक में कार्ल मार्क्स जी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स की अलगाव की समझ और पूंजीवादी व्यवस्था में इसके योगदान पर चर्चा करें। कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत सामान्यतः अलगाव से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने घर, परिवार तथा समाज के प्रति उदासीन हो जाता है तथा सामाजिक संबंधों के जाल से वह स्वयं को मुक्त कराने का प्रयास करता है। अलगाव शब्द अंग्रेजी के शब्द एलिनेशन का हिंदी प्रारूपांतरण है। इसे अनेकों उपनामों से भी पुकारा जाता है, जैसे मनमुटाव, विरसता, विरसज आदि। प्रारंभ में अलगाव शब्द का प्रयोग पागल व्यक्ति के लिए किया जाता था। तो देखिए जी, यहाँ पर क्या बताया, जो कार्ल मार्क्स है ना, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है अलगाव का सिद्धांत। मैं आपको पहले इसकी थोड़ा सा प्रारूप बता देता हूँ, ये अलगाव का सिद्धांत है क्या। इसके अंदर ना, जब समाज से एक इंसान परेशान हो जाता है ना, फिर वो उससे नफरत करने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे उससे मनमुटाव होने लगता है। जैसे मानिए कि एक मज़दूर है, ठीक है, वो घर बनाता है, घर बनाता रहता है। जब घर बन जाता है तो कभी कभी मालिक जो होता है ना, वो पैसे देने में कटौती करता है। वो कहता है, अरे यार इतनी सी बात हुई थी, अभी मेरे पे इतने हैं नहीं, तो बाद में दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मनुष्य को पूंजीवादी व्यवस्था से जो नफरत हो जाती है, जो मनमुटाव हो जाता है, उसको यह अलगाव का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होता है ना, जब समाज में क्रूतियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, एक नंबर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ में गलत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको गुस्सा होता है। जब गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं नफरत होने लगती है, कभी जनता से नफरत होने लगती है, तो कभी सरकार से नफरत होने लगती है। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से जो ये चीज़ें उठती है ना, तो इसका जो कारण बताते हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था बताते हैं। ठीक है, ये अलगाव का सिद्धांत है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन बाद में अपने प्रति ब्रह या पृथक भाव के लिए अलगाव शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की भांति अलगाव के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, जो समाजशास्त्र में विशेष महत्व रखता है। मार्क्स ने अपने अलगाव सिद्धांत की धारणा भौतिक जगत के संबंध में रखी, जिसने समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य पराई शक्ति बन जाती है, जो कि उसके द्वारा शासित न होकर उससे ऊंची परंतु उसी के विरुद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना, कि अलगाव का अर्थ क्या बताते हैं। अलगाव का अर्थ होता है किसी से नफरत करना, किसी के प्रति मनमुटाव रखना। और उस समय अलगाव का लोग क्या अर्थ समझते थे, एक पागल व्यक्ति। ठीक है, लेकिन भविष्य में जैसे ही आगे आया तो इसको एक पृथक भावना के रूप में देखने लगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अलग सोचता है, ठीक है, पूरे समाज से अलग सोचता है, उस भावना के प्रति उसे देखने लगे और उसको अलगाव बताया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जैसे पूंजीवाद को, समाजवाद को, ठीक है, बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से उसका अनुवाद किया है ना, उसको पूरे अच्छे से उसकी व्याख्या की है, वैसे ही उन्होंने अलगाव के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है, अलगाव के सिद्धांत को भी, उसका भी अनुवाद किया है। ठीक है जी, और ये समाजशास्त्र में विशेष महत्व रखता है। ठीक है, इसके कारण ही समाजशास्त्र की भूमिका निभाई गई। देखिए कैसे जो मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत दिया है, वो कैसे समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं समाजशास्त्र का मतलब क्या है, जो समाज का अध्ययन करे। ठीक है, समाज का जिस चीज़ में अध्ययन किया जाता है उसको हम समाजशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, देखा जाता है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी धर्म से, किसी जाति से या फिर किसी समुदाय से कब अलगाव करने लगता है, कब नफरत करने लगता है, जब उसके साथ उस चीज़ को लेकर गलत होता है। ठीक है, तभी तो करने लगता है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए आप पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस है, पूरा दिन बैठा रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, और जब घूम फिर के आएगा फिर आपको उल्टा सीधा बोलेगा और दो चार बातें सुनाएगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको नफरत आएगी कि काम तो पूरा दिन मैं करूँ, ठीक है, बेनिफिट भी पूरा दिन ये ले ले और तब भी मुझे सुना रहा है, तो ये गुस्सा आएगा ना। तो यही अलगाव की स्थिति बताते हैं, इसे ही बोलते हैं कि इसके कारण ही
समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति के बारे में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से मेहनत करता है, पूर्ण रूप से अपना कार्य करता है, अपनी शक्ति लगाता है, लेकिन कभी भी उसका फल उसे नहीं मिलता। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक ऑफिस वाला एग्जांपल दिया, सेम वही एग्जांपल आप ले लीजिए। तो वो कहते हैं अलगाव, मनमुटाव, नफ़रत इंसान की वो स्थिति होती है, वो दशा होती है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण करता है, खुद कार्य करता है, लेकिन फिर भी वो उसका कार्य नहीं माना जाता। ठीक है, उसका फल उसे नहीं मिलता, वो फल किसी और को मिलता है, वो सब चीज़ें किसी और की होती है, पराई होती हैं। ठीक है, वो उसका शासन नहीं कर पाता, उसके ऊपर शासित नहीं होता। ठीक है, वो उसके लिए कोई और शासित होता है। जैसे एक मज़दूर पूरा मकान बनाता है, मेहनत करता रहता है, ठीक है, लेकिन वो मकान उसका नहीं होता, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, सारा अधिकार किसका होता है, जो उसको पैसे दे देता है। ठीक है, पैसे कितने देगा भाई, थोड़े से तो पैसे देता है। आप देखते हैं जब झाड़ी जो देते हैं ना, ये लोग कितनी देते हैं, 500-700 रुपये की झाड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि मेरे नज़र में मैंने देखा था अभी कुछ दिनों पहले, तो एक मज़दूर आया था, तो उन अंकल ने उसे 500 या 700 रुपये दिए थे एक झाड़ी के। ठीक है, पूरा दिन काम किया और लास्ट में वो उससे भी बहुत गलत बोलते हुए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अलगाववाद की स्थिति आती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। मार्क्स के लिए मानवता के इतिहास के दो भिन्न पहलू हैं। प्रथम, यह व्यक्ति का प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण का इतिहास है, तथा दूसरे वह व्यक्ति के अधिकाधिक अलगाव का इतिहास भी है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का वर्णन उस दिशा के रूप में किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपने निर्मित वस्तुओं का ही दास हो जाता है, तथा जिसमें उसे परदेशी या पराई शक्तियों के रूप में संघर्ष करना पड़ता है। यह अवधारणा मार्क्स के प्रारंभिक दार्शनिक लेखक का प्रमुख सार है, परंतु वह इसे एक दार्शनिक मुद्दा न मानकर सामाजिक घटना ही मानता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, जो मार्क्स जी है ना, वो अलगाव को एक सामाजिक मुद्दा मानते हैं। ठीक है, एक सामाजिक घटना मानते हैं, और वो कहते हैं जो अलगाव है, ठीक है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति खुद की चीज़ का स्वामी नहीं रहता। ठीक है, वो चीज़ उसकी है लेकिन फिर भी वो चीज़ उसकी नहीं है, मतलब उसने उस चीज़ को बना तो दिया लेकिन वो उसमें नहीं रह सकता। ठीक है, कुल मिला के इस चीज़ को वो बोलकर, अलगाव की स्थिति को बताकर, अलगाव के सिद्धांत को बताकर वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इतनी ही बात बताई गई है। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में, ठीक है, कोई बंदा काम करता है, वो बंदा जब तक अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है कंपनी को, कंपनी उसे रखेगी। ठीक है, जैसे ही कंपनी को बेनिफिट होना कम हुआ, ठीक है, उस बंदे की वैल्यू घट गई। समझ में आई? तो यहाँ पर क्या है, ये तो एक पैसे के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं बंदे का। बंदा क्या कर रहा है, जब तक मेहनत करता जा रहा है, उनके अंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो रखते हैं। जब नहीं दिखाई देंगे उसे बाहर निकाल देंगे। अब तक बेनिफिट कमाया कंपनी ने, अब तक इतना नाम कमाया, वो किस वजह से कमाया? उसी वजह से तो कमाया था जो लड़का था, जो वो बंदा था, वो इतना मेहनत कर रहा था। लेकिन अब उस कंपनी में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो वो इसी स्थिति को अलगाव की स्थिति के रूप में वर्णित करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अलगाव का स्वरूप मार्क्स ने 1844 में अपनी कृति इकोनॉमिकल मैन्यूरिक्ट में अलगाव से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, जिसे मैस जारोस ने मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन में मार्क्स के अलगाव संबंधी विचारों का संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। मैस जारोस ने मार्क्स के अलगाव की धारणा के 4 प्रमुख पक्ष बताए। तो देखिए, इसमें बताया गया जो अलगाव से संबंधित अपने विचार हैं ना, मार्क्स जी ने इकोनॉमिकल मैन्यूरिक्ट में बताए हैं। ठीक है, जो कि 1844 में लिखी गई थी, एक पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद में एक मैस जारोस हैं, ठीक है, उन्होंने मार्क्स की जो ये अलगाववाद की थ्योरी थी उसे संक्षिप्त रूप में वर्णित किया। और किस में वर्णित किया? थ्योरी ऑफ
एलिनेशन में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और इसके अलावा मार्क्स के अलगाव की जो धारणा है, ठीक है, उसके 4 प्रमुख पक्ष बताए गए हैं। उनमें से एक है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। तो देखिए, जो ये उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव है ना, ये क्या है, इसमें एक व्यक्ति को एक वस्तु से, ठीक है, किसी चीज़ से अलगाव हो जाता है। जैसे कोई मज़दूर है, ठीक है, वो काम करता है, कोई चीज़ बना रहा है, भवन बना रहा है, घर बना रहा है, ठीक है, वो जानता है ये चीज़ मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरी नहीं है, इस पे मेरा हक नहीं है, ठीक है, और वो उससे अलगाव करने लगता है। जैसे मानिए आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, वो गाड़ियाँ बनाती हैं, लेकिन गाड़ियाँ बनाती तो हैं, लेकिन किसके द्वारा बनवाती है, मज़दूरों के द्वारा बनवाती हैं। वो जो मज़दूर होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उन बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीद पाएँ, और कहीं ना कहीं फिर अलगाव की भावना, अलगाव की स्थिति पैदा होती है, और इसी को हम उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। मार्क्स ने अलगाव का दूसरा स्वरूप व्यक्ति की अपने स्वयं के प्रति अलगाव की भावना को बताया है। आपका कहना है कि पूंजीपति व्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया में एक छोटा सा हिस्सा होता है, वह अपना श्रम बेचता है, वह जीवन पर्यंत उत्पादन की प्रक्रिया को बार बार करता है, इससे श्रम के प्रति उसकी अरुचि बढ़ती है। मार्क्स ने श्रम को एक मानवीय क्रिया कहा है जो मानव की मानवता को परिभाषित करती है। पूंजीपति व्यवस्था में श्रम मानवीय क्रिया ना होकर जीविकारोपण बन जाती है। श्रमिक की कार्य संबंधी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जो व्यक्ति में अलगाव पैदा करती है। श्रम आंतरिक संतुष्टि ना रहकर बाह्य मजदूरी हो जाती है, जो व्यक्ति में अलगाव पैदा करती है। तो देखिए, इसे आप बहुत नॉर्मल सी भाषा में समझिए। क्या होता है ना, एक व्यक्ति जो कार्य करता है, ठीक है, जो काम करता है, वो मार्क्स कहते हैं कि वो एक क्रिया है। ठीक है, वो एक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसका मन करता है। ठीक है, लेकिन आज ये पूंजीवादी में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना, पूंजी व्यवस्था में वो काम किस लिए करता है, पैसों के लिए करता है, अपनी जीविका के लिए करता है, ताकि वो घर बार अच्छे से चला सके। ठीक है, ताकि वह पैसा कमा सके और खाना पीना अपना घर का कर सके। ठीक है, ये एक साधन मात्र बन जाता है उसका कार्य। लेकिन जबकि मार्क्स का कहना है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अपने मन अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, जितना उसका मन करे उतना कार्य करना चाहिए। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ये एक लाद देते हैं उसके ऊपर काम। ठीक है, जिस वजह से वो नफ़रत करने लगता है इस चीज़ से। ठीक है, और असंतुष्ट रहता है, और जब असंतुष्ट रहता है तो वो खुद से ही नफ़रत करने लगता है, खुद से ही अपने आप से घृणा करने लगता है, और इसी को वो स्वयं के प्रति अलगाववाद की स्थिति बताते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। मानव जाति के प्रति अलगाव। तो देखिए, मानव जाति के प्रति अलगाव में मार्क्स जी कहते हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, उसके अंदर श्रम विभाजन बहुत होता है। ठीक है, और उत्पादन की प्रकृति व्यक्ति में मानव जाति के प्रति अलगाव पैदा कर देती है। मतलब आप ऐसे समझिए, जो श्रमिक होता है ना, जो मजदूर होता है, वो समाज में रहकर अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर वो व्यक्ति अपने काम के प्रति नफरत करने लगता है। क्यों? सपोज़ कीजिए कि आपको पसंद है डांस करना, बहुत पसंद है आपको डांस करना, आप डांस कर रहे हैं, लेकिन वहीं कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, दिन रात लग के डांस करो। तुम्हें ज़रूरत भी है 100 रुपये की, तुम करोगे भी, दिन रात लग के तुम काम कर रहे हो, काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो। फिर धीरे धीरे तुम्हें ना अपने काम से एक अलगाव पैदा होगा, और धीरे धीरे तुम्हें स्वयं से अलगाव पैदा होगा, और वही अलगाव एक दिन तुम्हें सभी सदस्य से, सभी लोगों से, कभी सभी मित्रों से, पूरे परिवार से, कभी सभी मानव जाति से अलगाव का अनुभव पैदा कराने लगेगा। ठीक है, इसी चीज़ को वो मानव जाति के प्रति अलगाव बताते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव। अलगाव का चौथा स्वरूप जो मार्क्स ने बताया है वह तीसरे प्रकार के स्वरूप का ही निर्णय मात्र है।
मार्क्स के अनुसार जब व्यक्ति अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक लक्षणों से अलग थलग पड़ जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से भी अलगाव की स्थिति में आ जाता है। तो देखिए, व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव, तो इसको समझने के लिए देखो बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको इससे समझ में आएगा। क्या होता है, कहीं पे कहीं सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। सोचिए कि आप एक शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, ठीक है, और आपके जो पड़ोसी हैं या सब आसपास में सब नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है। आपका क्या होगा, वहाँ पे आपकी जो प्रकृति है, जो सामाजिक लक्षण हैं, वो सब अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप क्या कहेंगे कि यार ये तो चिकन खाता है, ये तो नॉन वेज खाता है, मैं तो नॉन वेज नहीं खाता। और कहीं ना कहीं फिर आपका उसके प्रति अलगाव बढ़ने लगेगा, आप उसको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। आप हो सकता है कि उसके यहाँ उसके बर्तनों में खाना ना खाएं, ऐसी स्थिति आती हैं, ठीक है। तो इसी को हम व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव कह सकते हैं। मुझे यही एक एग्जाम्पल था जो काफ़ी अच्छे से लगता था कि समझ में आ जाएगा, तो मैंने इसको उदाहरण के तौर पे दे दिया है, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, ठीक है। अगर कुछ परेशानी है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।